क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक फिगर गिवन है और उसमें असल में एक प्लॉट बना हुआ है ग्राफ का। इसमें एक फिगर हमें ए नज़र आ रही है, एक फिगर बी नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, शेप ए एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली द एनलार्जमेंट दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। आपको ये डिस्क्राइब करना है कि वो कौन सी एनलार्जमेंट है जो शेप ए को शेप बी के ऊपर एग्जैक्टली उसी तरह से मैप कर देगी। एनलार्जमेंट के लिए ना पहले हमें देखना होता है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होगा। 7 1, ठीक है, वो भी इसी को ज्वाइन करने से ही मिलेगा ना। असल में तरीका यही होता है कि हम इन पॉइंट्स को ना आपस में ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये पहला पॉइंट्स हैं जो मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली ज्वाइन करा रहा हूँ। तो देख लें, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, 7 1 हो सकता है। अच्छा, इसके साथ आप एक काम और करें, कोई सा दूसरा पॉइंट भी ज्वाइन करा कर देखें। तो ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, वो इनका पॉइंट ऑफ एनलार्जमेंट होता है। देखा आपने, वो दोनों लाइनें 7 1 पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, सही। और अगर आप मजीद चेक करना चाहें तो किसी एक थर्ड पॉइंट को भी आप वो करवा लें यहाँ पर, वो भी देखें। थर्ड जो पॉइंट है ना, वो भी वहीं पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तरीका है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करने का, कि आप वर्टिसेस को ज्वाइन कराते हैं एनलार्ज फिगर और ओरिजिनल फिगर के अलाइन करके। और कम से कम 2 आपको करनी चाहिए, 2 से ज़्यादा करें तो इन सारी लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं 7 1 है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि यहाँ पे एनलार्जमेंट कितनी हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली जाऊं यहाँ तक और फिर वर्टिकली जाऊं यहाँ तक, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 2 3 4 और 2। तो मैंने -4 यूनिट्स कवर किया और 2 यूनिट्स अपवर्ड कवर किया इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट तक आता हूं, तो 4 के बाद 5 6 7 8, मुझे 8 यूनिट्स माइनस कवर करना पड़ा। और अपवर्ड कितना कवर करना पड़ा, 1 2 3 4, तो अपवर्ड मुझे 4 जाना 4। पड़ा। तो ओरिजिनल पॉइंट का डिस्टेंस -4 2 है, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज में पॉइंट का डिस्टेंस -8 4 है। तो आपका एनलार्जमेंट फैक्टर कितना बन गया, 2। बिल्कुल। तो इस तरह आपने एनलार्जमेंट फैक्टर को भी डिसाइड कर लिया। अच्छा, तो इन्होंने कहा था डिस्क्राइब फुली द एनलार्जमेंट दैट मैप्स शेप ए ऑनटू शेप बी। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमें डिस्क्रिप्शन देनी है वो ये होगी कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज इक्वल टू 7, 1। और दूसरी बात, एनलार्जमेंट फैक्टर वो कितना है, वो है 2। ये 2 बातें आपने लिख दी तो आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और बाकी जो मैंने वो थोड़ी सी वर्किंग की थी ना पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के साथ, वो वर्किंग आपको जो है ना यहाँ पे फिगर में करनी चाहिए, ताकि वहां से क्लियर हो जाए कि आप 7 1 तक कैसे पहुंचे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप सी बाय अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर 1 0। लेबल, ड्रॉ एंड लेबल द शेप सी। 1 0 को ये रहा, हमें सेंटर रखना है, ठीक है। और हमें इसको रोटेट करवाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसमें भी आप यही करें कि आप कोई से 2 पॉइंट्स को ना इसके साथ वो कर लें, यानी कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो जैसे आपने एक पॉइंट इसको कनेक्ट कर लिया, एक पॉइंट भी खैर काफ़ी है क्योंकि फिगर की वो नेचर ऐसी है ना।
देखें यहाँ से सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स का है। अच्छा, जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो कनेक्टिंग लाइन है ये मूव होकर यहाँ पर आ जाएगी, और वो जो पॉइंट कनेक्टेड था ना वो यहाँ आ चुका होगा। सही। अब देखें इस पॉइंट से आगे जो डिस्टेंस था वो फिगर को अगर मैं कंप्लीट करूं तो वो यूं होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट्स का है डिस्टेंस, यहाँ पर आपके पास 1 यूनिट का है, और इनको हमें डायगनली मीट करवाना है। तो ये जो फिगर बनी है ये हमारी फिगर सी है, जिसमें हमने फिगर ए को सिंपली 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया अराउंड दिस सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज 10। इसके बाद पार्ट सी है ट्रांसफॉर्मेशन P इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर या मैट्रिक्स। P maps shape A onto shape D. Draw and label shape D on the grid. अच्छा, इसके लिए हमें पहले ना ये करना होगा कि हमें देखना होगा कि ये जो शेप ए है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मेंशन करूं तो जो पॉइंट मैंने लिया था इसके कोऑर्डिनेट थे 1,2। ठीक है। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वेक्टर हमें गिवन है, ये इसके पॉइंट्स पे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उस डिफरेंस को चेक करने के लिए वैसे तो हो सकता है हमें याद हो, देखते ही हम पहचान जाएं कि ये किस चीज़ का वेक्टर है जो कि हमें गिवन है। तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट के साथ मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम रो चेंज करेंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 और -1। ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट था आपका 1 और 2। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना हमारा 1 2, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन P के बाद किस में चेंज होगा, -2 और -1 में। यानी हो ये रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y बन रहा है और जो y है वो x बन रहा है, और साथ साथ उनकी साइंस चेंज हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे बाकी के पॉइंट्स भी लिख देता हूँ फिगर के। जैसे एक पॉइंट था 1 3, वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, -1। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बाकी के पॉइंट्स पर। तो एक पॉइंट है 3 3 और आखिरी पॉइंट है 2 2। तो देखें आपका जो 3 3 वाला पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा -3 -3, और 2 2 वाला पॉइंट वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा -2 और -2। सही है। तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले -2 -2, एक पॉइंट ये रहा, -3 -3, एक पॉइंट ये रहा, -2 और -1 ये रहा, और -3 और -1 ये रहा। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करा के आपके पास जो फिगर बनी है ये आपकी फिगर डी है, जो ए से ट्रांसफॉर्म होकर एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिगर डी में चेंज हो गई। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से इसको फुली डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है आपके ख्याल में। फ्लेक्शन हो रहा है y इज इक्वल्स टू x की लाइन। नहीं, y इज इक्वल टू x की लाइन करनी, ये ना इस तरह से है। सर उमेर, अभी आप क्या कोशिश कर रहे हैं?
देखिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ना एक लाइन ड्रॉ करके बताऊं। ये वो लाइन है जिसके अक्रॉस एक रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिगर ए फिगर डी में चेंज हो रही है। हम्म। सही है। ये वाली जो लाइन है नजिया, इसकी क्या इक्वेशन है? y is equals to minus माइनस एक्स। वो जो एक्स वाली है ना वो तो इस तरह बनेगी ना, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी। ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जिसके अक्रॉस ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ए डी में चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको भी पहले सेव कर देते हैं। चलिए जी, तो ये हो गया। ओके, अब इसके बाद ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ये नहीं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। ठीक है जी, 4 को देखते हैं। आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल। ठीक है, और इसमें जो एल होता है ये स्लांट हाइट होती है। ठीक है, एच वर्टिकल हाइट होती है, एल जो होती है ना ये स्लांट हाइट होती है। चले, फॉर्मूले तो उन्होंने हमें दे दिए, एक फिगर भी दी हुई है और उसमें हमें जो भी नेसेसरी डेटा है वो मेंशन किया हुआ है। द डायग्राम शोज अ गेट पोस्ट. It is made in the shape of a cylinder with a cone on top. The cylinder and the cone each have the diameter 8 centimeter. The height of the cylinder is 95 and the height of the cone is 15. Calculate the volume of the gate post. अब इस गेट पोस्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए, तो इस वॉल्यूम को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे? एक तो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिलेंडर के बेस में एक वो होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट उसकी एच है। अच्छा, प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें गिवन है और वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अब आपने पाई एज इट इज रखना है, यानी 3.142 पुट करेंगे। रेडियस की जगह आप 8 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे? 4 बिल्कुल। और यहाँ सिलेंडर के लिए हाइट है 95, वो एज इट इज पुट होगी 1/3 पाई की वैल्यू 3.142 4 अगेन, और अब की दफा हाइट 15। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जरा करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 5027.2, जिसे आप अप्रोक्सीमेट करके 5027 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना चाहें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये 5030 भी बन जाएगा, वो भी सही होगा अगर कोई इसको उस तरह राउंड ऑफ करना चाहे। तो बहरहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5027। अच्छा, अब दूसरा नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं शो दैट द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गेट पोस्ट इज 2580 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया में भी ना हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एक हमारे पास होगा कर्व सरफेस एरिया फॉर द कोन। सिलेंडर के लिए तो बहुत आसान है, आपके पास ये जो कर्व सरफेस होती है ना इसकी, क्या नाम है, सिलेंडर की, तो इसमें अगर हम इसको यूं ओपन करेंगे ना बीच में से कट करके, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। यानी यहाँ से आपने इसको कट किया, यहाँ से कट किया और सिलेंडर को यूं पूरा खोल दिया, तो वो सर्कुलर पार्ट एक पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा।
जिसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, यानी 2πr। और ये वाला जो पोर्शन है हाइट का, ये मैं आपको ये बता रहा था कि सिलेंडर में ये जो सिलेंडर वाला पोर्शन है, अगर हम इसको कट करके ये ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा, जिसमें नीचे वाला पोर्शन सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी 2πr के इक्वल होगा, और हाइट वो हाइट ऑफ द सिलेंडर के इक्वल होगी। तो उसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये होगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कोन में ये होता है कि आपको ना स्लांट हाइट चाहिए होती है, और स्लांट हाइट से हमारी क्या मुराद है, वो ये वाली हाइट होती है। ठीक है। अच्छा, ये निकालने के लिए आपके पास एक तो ये आपको पता है कि आपके पास ये वाली जो हाइट है ये 15 है, और आपको रेडियस ऑफ द कोन के बारे में पता है कि वो 4 है। तो अब आप ये करेंगे कि पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ से L की यानी स्लांट हाइट की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 225 + 16। तो आपके पास L की जो वैल्यू आएगी वो होगी स्क्वायर रूट में 241। इसको फिर हम आगे चल के डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह इसको यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला था, πr_l। हाँ, πr_l। तो हमने अब वैल्यूज पुट करनी है, 2 × 3.142 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 95 प्लस 3.142 रेडियस 4 और विद इन स्क्वायर रूट 241। अब आप मुझे वर्किंग करके बता दें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2583 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर लेकर जाएंगे ना, तो ये 2580 बन जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। उन्होंने कहा है ना, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इस 3 को ड्रॉप करना होगा, और 3 चूंकि <5 है तो ये प्रीवियस में 1 ऐड किए बगैर ड्रॉप होगा, और 2580 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये कह रहे हैं अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर गेट पोस्ट हैज अ टोटल हाइट 150 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस गेट पोस्ट। अच्छा, अब देखें, पिछली जो गेट पोस्ट है उसके सरफेस एरिया को अगर हम A1 कहें तो वो 2580 आ रहा था, और उसके लिए हाइट 95 + 15 कितने हो गए, 110 थी। ठीक है ना, 95 सिलेंडर के लिए, 15 कोन के लिए। अब हमें एक दूसरा गेट पोस्ट दिया जा रहा है जो इससे सिमिलर है, और उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, और उसकी जो टोटल हाइट हमें गिवन है वो 150 सेंटीमीटर्स है। जब दो फिगर सिमिलर होती हैं तो उनके एरियाज कैसे रिलेट होते हैं? सर A1/A2 = H1। कॉरिस्पॉन्डिंग लेंस का के रेशो का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2580, A2 हमें कैलकुलेट करना है 110/150, और इस पे स्क्वायर। यहाँ से आप मुझे वर्कआउट करके बताएं कि आपके पास इस एरिया का क्या आंसर आ रहा है जी। तो 4797.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा। वो जाहिर है फिर हम आंसर स्पेस में यहाँ पर लिख देंगे 4797.5। सर मेरा एक सवाल था, इसको जी, 3 सिग्निफिकेंट तक करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को भी हमने करा था। हाँ, करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सही। ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके। तो उसमें फिर ये 4800 बन जाएगा अगर हम इसको करेक्ट करेंगे ना, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि पहले ये बनेगा 4797.0, और फिर इस 7 को ड्रॉप करेंगे ना तो 4780, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर लाएंगे तो फिर ये 4800 भी हो जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है इसका। नहीं सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, ये नहीं होगा,
बल्कि जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे ना तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही ये 4800 में आ जाएगा, यानी यहाँ 800, ये इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सही है सर। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। 4 हमने कर लिया, फिर 5 नहीं है, 6 C2 है, 6 C2। Question number 6. These are first 4 patterns in a sequence using counters. पार्ट ए आप लोगों ने किया हुआ है, तो मुझे 4 के अगेंस्ट में आंसर बता दें अगर। सर Complete 4 के अगेंस्ट 24 और 5 के अगेंस्ट 35। 5 के अगेंस्ट में 35। 35, ठीक है। Find an expression in terms of x n for the number of counter in pattern n। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या बना? n स्क्वायर प्लस 2n। n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि n इंटू n प्लस 2। ठीक है, सही सही सही, ठीक है। Ken has a bag containing 1358 counter. He makes the largest possible pattern in the sequence. Pattern P. Using these counter, find the value of P. देखें, आपके पास जो nth टर्म है ना, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस 2n। आप ये सपोज कर लें कि उसके पास 1358 काउंटर्स हैं। अब वो इससे यानी जो लार्जेस्ट पैटर्न वो बना सकता है सीक्वेंस में, वो उसका रैंक क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा। तो उसके लिए हमें n की वैल्यूज चाहिए होगी, और n की वैल्यू लाने के लिए हम इसे फैक्टराइज करके ना सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो n विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4a इंटू c अपॉन 2a। तो -2 प्लस -4 प्लस 5432, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ गया 5436। 5436 का स्क्वायर रूट बताएं क्या आ रहा है? सर 73.68। ठीक है, 73.68। और फाइनल जो दो आंसर आएंगे वो हैं 35 हाँ, और -37.8। 35 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। मेरे पास तो आ रहा है। नहीं, देखे ना 73.68 में से आप नहीं राउंड ऑफ नहीं करें ना। सर 71.68 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो 35 पॉइंट 71 35.84 आएगा। 84, और दूसरा क्या आ रहा है? नेगेटिव -37.84। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेगेटिव आंसर तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो रैंक ऑफ द टर्म आ रहा है वो 35.84 आ रहा है, अगर हम एग्जैक्टली इतने काउंटर्स यूज करें। अब रैंक ऑफ द टर्म कभी भी पॉइंट्स या डेसिमल में नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो रैंक ऑफ द टर्म बनेगा ना यहाँ पर, वो बनेगा 35। तो 35th पैटर्न वो बना सकता है, और 1358 में से कुछ काउंटर्स एक्स्ट्रा होंगे। जो लार्जेस्ट पैटर्न बन सकता है वो बनेगा, थोड़े से काउंटर्स एक्स्ट्रा होंगे,
और 35th पैटर्न जो है ना वो इस सीक्वेंस का इतने काउंटर्स के साथ बना सकता है। ठीक है, ये हम कौन सा कर रहे थे, ये देखो 35। तो आपके पास 35.8 या 35.9 का आंसर आ जाएगा और फिर आपने उससे कंक्लूजन बताना है कि 35th पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि he uses all of the remaining counters to make another pattern in the sequence pattern Q. Find the value of pattern Q. सही है। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि n इंटू n प्लस 2 में अगर हम 35 का रैंक पुट करके देखें कि उसमें कितने काउंटर्स यूज होंगे, तो कितने काउंटर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके? तो मैं 1295 95 1295। ठीक है, अब टोटल कितने थे? 1358। उसमें से 1295 यूज करके उसने वो 35th पैटर्न बना दिया। बाकी उस बंदे के पास 63 बच जाएंगे। ठीक है, अब 63 की मदद से वो कौन सा पैटर्न बना सकता है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? क्यू कहा। तो हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू इंटू क्यू प्लस 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2q माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ये 9 7 का होता है ना, 9q माइनस 7q माइनस 63। तो आपके पास q कॉमन आ गया, q प्लस 9 माइनस 7 कॉमन, q प्लस 9। तो आपके पास q के दो आंसर्स आ गए, 7 और माइनस 9। तो हमारा q का आंसर क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो 7th पैटर्न वो बना सकता है बाकी के जो काउंटर्स है ना सिर्फ उनको यूज करके। ओके, चले इसके बाद है 7 का B2। सर मेरा एक सवाल था वो मिस हो गया। जी जी 5 के अंदर मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी जी पूछें। जी 5A का जो पार्ट 1 है ना, हाँ हाँ जिसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है जी, हाँ इसमें मेरा आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं इसमें हो रहा। मैं बताता हूँ। इसमें ना हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को एक तरफ कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, और अब हम इस पे वर्किंग करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखें, मुझे चूंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म होनी चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, बाहर लिखा हुआ है -13। पहले x का स्क्वायर है, यहाँ भी x आ जाएगा। अब हमें सेकंड ब्रैकेट में क्या हमें रखना है कि हमें +7x आंसर में मिले। एक तो हम 7 लिख देते हैं और 2 को बैलेंस कराने के लिए क्या लिख देते हैं? 7/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 7x आंसर में आ जाए। ठीक है, अच्छा आप देखें, फॉर्मूला याद रखें। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब आपको यहाँ पर अपनी तरफ से एक सेकेंड टर्म ऐड करनी होगी, और वो सेकेंड टर्म यहाँ से इंडिकेट हो जाती है कि आपको क्या ऐड करना है। तो आपको 7/2 का स्क्वायर यहाँ ऐड करना है, और बैलेंस करने के लिए 7/2 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें, लेकिन उसको इससे अलग करके सब्ट्रैक्ट करें ताकि आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला उस पर कोई फर्क ना पड़े। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो ये किसका बाइनोमियल बन जाएगा? x प्लस दूसरी टर्म क्या लिखूं? 7/2। चलें, ये हो गया -13 और -49/4। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्लस बना के ना इन दोनों को यूं लिख देता हूँ। तो
7/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एलसीएम आ गया 4 का, ये आ जाएगा -78, नहीं 78 नहीं 72 आएगा शायद, बल्कि 52 आ जाएगा, 72 क्यों, -52 -49, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 101 -101/4। तो a का मतलब हो गया 7/2 और इसका मतलब हो गया -101/4। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा सर, डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है होल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ठीक है अगर सर। मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 25 होल 1/4 और शुरू में एक नेगेटिव का साइन लगा दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा 5 में इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, ओके।